नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और कचहरी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर संकट मंडराने लगा है। ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। फार्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायली हमले की वजह से यह फैसला लिया गया। ईरान ने कहा लेबनान पर हमले बंद करें इजराइल। सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए ही हॉर्मुज खुला था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है, लेबनान उसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के चलते लेबनान से डील अलग है। ट्रंप ने कहा कि ईरान डील से अलग है, लेबनान का संघर्ष। तो देखिए यहां इस बीच अभी ये खबर आए हुए पूरे 24 घंटे नहीं बीते थे कि इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने फिर बंद कर दिया और इसके बाद सीज फायर की शर्तें आगे क्या होंगी, सीज फायर की सूरत क्या हुई है, इस पर खतरे के बादल मंडराने लगे। हालांकि ट्रंप ने बड़ा साफ स्पष्ट कह दिया है अब, जो कि इजराइल के ही बयान का समर्थन है एक तरह से, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे और ट्रंप ने भी अब ये कहा है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। जबकि ईरान ने जो 10 पॉइंट्स आगे रखे हैं बातचीत के, उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि लेबनान समेत जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों पर हमले हो रहे हैं उन हमलों को बंद करना होगा। यही सीज फायर का आधार होगा। तो देखिए दावा सीज फायर का था, लेकिन हकीकत में बैरूत को धुआं धुआं कर दिया गया। एक तरफ शांति की मेज सजी है तो दूसरी तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान के आसमान में मौत बरसा रहे हैं। सवाल है कि क्या सीज फायर सिर्फ एक झांसा है, क्योंकि इजराइल रुकने को तैयार नहीं और अब ईरान ने हॉर्मुज की नब्ज फिर से दबा दी है। ईरान ने धमकी दी है जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते तब तक वो हॉर्मुज को दोबारा ब्लॉक रखेगा और ऐसा कर भी दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने आज सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वहीं इजराइल है कि मानता नहीं। 10 मिनट में बैरूत में 100 धमाके कर दिए, बम दाग दिए और कह रहा है हिजबुल्लाह चीफ को खत्म करके ही दम लेगा। तस्वीरें देखिए, दक्षिण लेबनान से लेकर बैरूत तक आसमान में सिर्फ बारूद का गुबार है। इजराइल का कहना है कि वो लेबनान को सीज फायर लिस्ट में नहीं मानता, वो चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को जमींदोज कर रहा है। लेकिन ईरान अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के फुल सपोर्ट में आ चुका है। सवाल है क्या ईरान सीज फायर की बिसात पलटने वाला है और क्या अमेरिका एक बार फिर इस जंग के दलदल में कूदने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान ने मध्यस्थों से कहा है कि अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत में तभी शामिल होगा जब लेबनान में युद्ध विराम लागू होगा। इस बीच ट्रंप ने एक और मीडिया चैनल से कहा कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान इस डील में शामिल नहीं था, इसे अलग से संभाला जाएगा, लेकिन ईरान सुनने को तैयार नहीं। तो क्या ईरान अब एक बड़े पलटवार के साथ दुनिया की तेल सप्लाई लाइन यानी हॉर्मुज को हमेशा के लिए जाम कर देगा? और अब ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। क्या ईरान सीज फायर तोड़ने वाला है? क्या अमेरिका फिर जंग करने वाला है? सवाल इसलिए है क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद बैरूत को इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है। उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक जगह बारूद का शोर थमता है तो दूसरी जगह इजराइल के हवाई हमले शुरू हो जाते हैं। साउथ लेबनान से लेकर बैरूत हो या फिर हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकाने, इजराइल का दावा है कि उसने चुन चुन कर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, जिससे जमींदोज होती बिल्डिंगें और आबादी के बीच से उठता हुआ बारूद का गुबार दिखाई पड़ा। इजराइल कह चुका है कि वो लेबनान को सीज फायर वाली लिस्ट में नहीं मानता। लेबनान पर बारूद बरसाता रहेगा। इजराइल रक्षा बलों ने लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह मुख्यालयों पर अचानक हमला करते हुए सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया है। पेजर ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह को ये सबसे बड़ा और संगठित झटका है। हमने लेबनान में स्थिति को बदलने और उत्तरी इजराइल को लोगों के लिए खतरों को दूर करने के लिए ईरान और लेबनान के बीच टकराव के क्षेत्रों को अलग करने पर जोर दिया था। हमने हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को चेतावनी दी थी
कि ईरान की ओर से इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान में हो रहे हालिया भीषण हमले इस बात का संकेत है कि इजराइल अब आर पार की जंग के मूड में है, लेकिन ईरान अब हिजबुल्लाह की ढाल बनकर खड़ा हो गया। रिपोर्ट कि ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीज फायर के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए खोला गया था हॉर्मुज स्ट्रेट। अब ईरान ने धमकी दी है, अगर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए तो हॉर्मुज इसी तरह बंद रहेगा। कि इजराइल नहीं चाहता कि सीज फायर लेबनान की तरफ एक्सटेंड किया जाए। यही एक वजह कि आज लगातार वहां पे बम्बार्डमेंट की गई, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, उससे ईरान पूरी तरह से नाराज है। और यही एक वजह है कि सुबह 10 मिनट के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया था। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से आसानी के साथ यहाँ से सेफ पैसेज मिलेगा और समुद्री जहाज तेल और गैस लेकर निकल पाएंगे, लेकिन अब लगता है कि सेफ पैसेज ज्यादा देर कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद 10 मिनट के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। लेकिन इजराइल के इन बागी तेवरों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि चूंकि इस डील के बारे में इजराइल को शामिल नहीं किया गया, उसे काफी लेट से बताया गया, इसलिए इजराइल खुश नहीं था। वो चाहता था कि इस तरह और इन शर्तों पर सीज फायर न किया जाए, लेकिन व्हाइट हाउस के सोर्स के मुताबिक इजराइल आखिरी पलों में राजी हुआ। हालांकि उसने दावा किया कि लेबनान को सीज फायर में न रखा जाए। इसी का नतीजा रहा कि पूरे दिन बेरूत से लेकर अलग अलग इलाकों में भयानक बम बारूद बरसता रहा। इजराइल ने यहाँ लेबनान में एक बहुत बड़ा हमला किया, वो भी एक कॉफी शॉप पे। कई लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। कुछ लोग कहते 8 मारे गए, कहीं उनकी संख्या ज़्यादा बताई गई है। लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इसमें साफ लग रहा है, देख लीजिए तबाही कहाँ हुई है। एक कॉफ़ी शॉप था जिस पे हमला हुआ, ये देख लीजिए। इजराइल अब इस युद्ध को अपने अस्तित्व से जोड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से चल रहे सीमा संघर्ष के कारण उत्तरी इजराइल के करीब 60,000 से 80,000 नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उनकी सरकार पर भारी दबाव है कि वो इन लोगों को वापस उनके घरों में बसाए। हालांकि लेबनान ने इन हमलों को लेकर नेतन्याहू को जमकर क्रिटिसाइज किया है। ये बिल्कुल चौंकाने वाला, हैरान करने वाला और सरासर गलत है। आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि 10 मिनट के भीतर ही इजराइल ने लेबनान भर में 100 ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे बेरूत और पूरे देश में दहशत फैल गई। इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, ये समझ से परे है, क्योंकि सुबह ही युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। भले ही इजरायलियों ने ये घोषणा की हो, लेकिन वो इसका पालन नहीं करेंगे या लेबनान को इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। तो देखिए, अब इस वक्त ये समस्या बनी हुई है कि सीज फायर जिसका ऐलान हुआ दोनों देशों की तरफ से हुआ, उस पर अब संकट है, क्योंकि जिस तरह से हमले लेबनान के ऊपर हुए वो अब अपने आप में एक पहेली इस वक्त की बना हुआ है, क्योंकि इजराइल ने ये कह दिया है कि लेबनान तो इसमें शामिल ही नहीं है। दूसरी तरफ अब ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि सीधे तौर पर कि लेबनान पर अलग से बात की जाएगी, लेकिन लेबनान पर बात नहीं की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यहां पर बड़ा दावा, सीज फायर के नाम से फर्जी दस्तावेज फैलाए जा रहे हैं। वार्ता को लेकर फर्जी दस्तावेज फैलाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि कई लोग धोखेबाज हैं, फर्जी हैं और ठग हैं, और सीज फायर के नाम पर बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स हैं जो फैलाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा दावा है। अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़े नाम पर कई फर्जी दस्तावेज फैलाए जा रहे हैं और वार्ता से जिनका कोई संबंध नहीं है वो लोग ऐसे समझौते भेज रहे हैं, सूची और पत्र भेज रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि कई लोग धोखेबाज हैं, फर्जी हैं, ठग हैं। फेडरल जांच पूरी होते ही सभी बेनकाब होंगे। ट्रंप ने कहा कि ये मुद्दे बंद कमरे में बातचीत के दौरान तय होंगे। तो अब क्या अमेरिका ने सीज फायर को लेकर अभी तक जो पिक्चर रखी थी सामने, ट्रंप के इस बयान के क्या मायने लगाए जाएं कि क्या अमेरिका उससे पैर पीछे खींच रहा है या फिर ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है? सवाल इस पर भी है, क्या ये एक प्रेशर डिप्लोमेसी है? हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर का डायलॉग जो भारत में लोगों की जुबान पर है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। घातक होने की इंतहा क्या होती होगी, ये साबित ईरान ने किया है।
क्योंकि पहले हमले और अपनी टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद ईरान ने साबित कर दिया कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, वो घायल है और घातक भी। ईरान के इस घातक मोड ने डोनाल्ड ट्रंप के 6000 साल पुरानी सभ्यता नष्ट कर देंगे वाले बयान को सीज फायर तक पहुंचा दिया। तेहरान से वॉशिंगटन तक सीज फायर की गूंज है, लेकिन इस समझौते की असली इबारत क्या है, इसे समझने के लिए आज पूरी दुनिया के मीडिया ने अपनी अपनी दूरबीनें लगा दी हैं। कोई इसे ट्रंप की हार कह रहा है तो कोई इसे ईरान का मास्टर स्ट्रोक। तो अगले 2 मिनट में देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े प्रेस हाउसेस इस युद्ध विराम को किस नजरिए से देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिकी मीडिया से। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप ने डिप्लोमेसी ऑफ फियर यानी डर की कूटनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान के एटमी जज्बे ने उसे नाकाम कर दिया। CNN कहता है अगर फारस की खाड़ी में फंसे सैकड़ों तेल टैंकर जल्द निकलने में सफल हो जाते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को होने वाले विनाशकारी नुकसान, जिसने पहले ही ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग को गिराने में भूमिका निभाई है, उसे टाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के बड़े ब्रॉडकास्टर अल जजीरा का विश्लेषण कहता है कि ईरान ने इस बारूद के खेल में डिपेंडेंसी की दीवार खड़ी कर दी। अरब मीडिया का मानना है कि हॉर्मूज की घेराबंदी ने ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें अटका दी, जिसकी वजह से पश्चिम को झुकना पड़ा। उनके मुताबिक ये सीज फायर नहीं बल्कि ईरान की रणनीतिक जीत है। रूस की न्यूज एजेंसी और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक अलग ही एंगल लिया। उनका कहना है कि डॉलर और तेल की कीमत ने ट्रंप के हाथ बांध दिए। चीन के अखबारों के मुताबिक पाकिस्तान को बीच में लाना सिर्फ एक चेहरा बचाने की कवायद है, ताकि दुनिया ये ना कहे कि सुपर पावर अमेरिका एक अकेले ईरान के सामने समझौता कर गया। वर्ल्ड मीडिया में जो एक बात हमें कॉमन दिखाई दी वो था भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट। ब्रिटिश मीडिया और BBC ये सवाल उठा रहे हैं कि जब शर्तों के 2 अलग अलग वर्जन मार्केट में हो तो इस्लामाबाद की 10 तारीख की बैठक में क्या समझौता होगा। यानी दुनिया भर का मीडिया इसे एक नाजुक युद्ध विराम, फ्रेजाइल ट्रूस मान रहा है और अमेरिका ने तो इस शब्दावली का प्रयोग तक किया। क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर उस तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया की सभ्यता को लील सकता है? आज वर्ल्ड मीडिया की इन्हीं हेडलाइंस के पीछे छिपे असली सच की गहराई में उतरेंगे और सीज फायर के लिए कौन कितना गंभीर है, कितना सीरियस है, इसकी भी फाइल कचहरी में खोलेंगे। सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, ये वो शब्द है जो तेहरान से लेकर वॉशिंगटन के बीच खूब सर्कुलेट हुआ। ईरान हो या अमेरिका, बड़े बड़े लीडर के बयान, उनके स्टेटमेंट्स में इसका जिक्र हुआ। दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। लेकिन क्या वाकई समझौता हो गया? क्योंकि ईरानी मीडिया में यह वीडियो जारी हुआ जिसमें कहा गया कि चूंकि अमेरिका का ऑपरेशन इस्फहान फेल हो गया था, उसके कई विमान खत्म हुए। यही बेइज्जती उसे बातचीत की टेबल पर लेकर आई। जहां तक सीज फायर का सवाल है तो जितनी देर वीडियो चला उसी बीच नए हमलों की तस्वीरें आ गई। ईरान ने दावा किया कि उसके लावान तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। कुवैत UAE ने दावा किया कि ईरान ने 30 से ज्यादा ड्रोन फिर से दागे। ईरान ने फिर दावा किया कि उसके सीरी आइलैंड पर हवाई हमले किए गए। यानी जब सीज फायर की नींव कमजोर हो तो बारूदी मिसाइलें समझौतों की दीवारों में छेद कर ही देती हैं। इसलिए अमेरिका हो या ईरान, दोनों ही सीज फायर को लेकर आशंकित हैं।
And this is why I say this is a fragile truce. You have people who clearly want to come to the negotiating table and work with us to find a good deal. And then you have people who are lying about even the fragile truce that we've already struck. And that's just an interesting thing about their system. And the final point that I'll say about this is the President of the United States has told me, and he's told the entire negotiating team, the Secretary of State, the Special Envoy, Steve Witkoff, he said, go and work in good faith to come to an agreement. लेकिन सवाल ये नहीं है कि महायुद्ध नाजुक मोड़ पर है, हमले दोबारा शुरू हुए। असली सवाल ये है कि ट्रंप ने महायुद्ध की पिच से दूर रहने की 14 दिन की विंडो कैसे तलाशी? क्यों सभ्यता को खत्म करने की धमकी देने वाले कहने लगे कि सीज फायर का वक्त आ गया? पहले ट्रंप का ये बयान सुनिए, फिर आगे की बात। We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. जो अमेरिका किसी कीमत नहीं चाहता था कि ईरान एटमी पावर बने, उसके पास न्यूक्लियर बम का सामान रहे, क्या वो अमेरिका इस पॉइंट को अनदेखा करके सीज फायर की टेबल पर पहुंचा? सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान अब भी अपनी शर्तों पर दावा करता है कि वो न्यूक्लियर संवर्धन का प्रोग्राम जारी रखेगा। रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने 2 तरह की शर्तों वाला बयान जारी किया, एक अंग्रेजी में, दूसरा फारसी में। अंग्रेजी वाली शर्तों में न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन फारसी वाली शर्तों में पहला पॉइंट ही यही है कि हमारा एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। यानी अमेरिका की सीज फायर की पहली 4 शर्तें सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने को लेकर थीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान सारी एटमी फैसिलिटी खत्म करे, यूरेनियम एनरिचमेंट का खात्मा हो, संवर्धित यूरेनियम हमें सौंपा जाए और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की जांच हो। ये बात ट्रंप कई बार बोल चुके हैं। If the Iranians are willing, in good faith, to work with us, I think we can make an agreement. If they're going to lie, if they're going to cheat, if they're going to try to prevent even the fragile truce that we've set up from taking place, then they're not going to be happy. Because what the president has also shown is that we still have clear military, diplomatic, and maybe most importantly, we have extraordinary economic leverage. So the president has told us not to use those tools. सवाल यही है कि जब दोनों की शर्तों में ही विरोधाभास है, जब कोई एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं, तो फिर सीज फायर कैसे हुआ, किसने किया? दरअसल बात इससे भी आगे की है, या यूं कहा जाए कि अमेरिका की वो टीस है जो ईरान की हाफ एटमी ताकत को देखकर कदम पीछे खींचती दिखती है। ईरान का दावा है कि वो यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में अमेरिका के सामने केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो पूर्ण युद्ध या फिर एक ऐसा समझौता जिसमें ईरान को कुछ रियायतें दी जाएं। दरअसल अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया था। ईरान के अंदर उसके 100 कमांडो गए थे। खुद ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल साझा की थी, लेकिन ईरान का कहना था कि यह ऑपरेशन उनके संवर्धित यूरेनियम को चुराने के लिए था, जो इस्फहान के पहाड़ों के नीचे छिपा हुआ था। चूंकि अमेरिका इसमें नाकाम हो गया, इसलिए वीडियो दिखाकर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बातचीत की टेबल पर आया और ईरान की सारी मांगे मान ली। आपको वो बयान सुनना चाहिए जिसमें ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड्स इस बात को कहा था।
بدونم که همینقدر سریع سوال مرتبط بود. ببینید خب سوال عرض کردم، سوال و ابهام در مورد این عملیات که به هر حال نقض حریم هوایی کشور بود خیلی زیاد وجود داره. منطقه‌ای که ادعا میشد خلبان آمریکایی حضور داره. अब जहां तक एटमी प्रोग्राम को लेकर युद्ध विराम का सवाल है, तो इसे लेकर ईरान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ट्रंप ने फिर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, कह दिया कि ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खुलकर बात हुई और वो न्यूक्लियर हथियार के लिए संवर्धन नहीं करेगा और अब उसके पहाड़ में दबे संवर्धित यूरेनियम पर सैटेलाइट से नजर रखेंगे। बाद में उसे खोदकर निकालने के लिए टीम भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका और IAEA दोनों को लगता है कि ईरान इससे एटम बम बना सकता है। Of this material is a lot, so even if you move part of it, you could still have amounts that would be enough to manufacture a few warheads. Basically, it's in Isfahan, and there is also some in Natanz. But basically, the bigger inventory is in Isfahan. सवाल ये भी है कि परमाणु प्रोग्राम के खात्मे का वेरिफिकेशन होगा कैसे, क्योंकि अमेरिका दावा करता है कि ईरान की सरकार प्रोडक्टिव है, बात सुनने वाली है, साथ काम करे। IAEA को न्यूक्लियर साइट्स पर जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन ईरान कहता है कि यूरेनियम संवर्धन उसका संप्रभु अधिकार है और वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यही वजह है कि अब कहा जाने लगा है कि महायुद्ध में ईरान ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युग में एटमी ताकत ही वो ढाल है जो किसी भी महाशक्ति की आक्रामकता को कूटनीति में बदल सकती है, सभ्यता मिटाने की धमकी देने से लेकर उसे सीज फायर तक ला सकती है। और अब बात उस ब्रह्मास्त्र की जिसके दम पर ईरान 40 दिन तक युद्ध में डटा रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आखिरकार युद्ध को बातचीत की टेबल पर ले आया। जानकारों का मानना है कि ईरान ने इस बातचीत में हॉर्मुज कार्ड को बड़ी चालाकी से खेला। अमेरिका जानता है कि अगर बातचीत पटरी से उतरी तो ईरान अपनी उस दुखती रग को दबा सकता है जहां से दुनिया का 25% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने हॉर्मुज के किनारे पहाड़ों के अंदर मिसाइल सिटीज बनाई हैं। उसने यहां दुनिया का सबसे घना माइन फील्ड बिछाने की क्षमता विकसित की, समुद्री बारूदी सुरंग। यही वजह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा नहीं कर पाया। अब आप भौगोलिक परिस्थितियां देखिए, ये भौगोलिक जाल, यहां समंदर इतना संकरा है कि अमेरिका के विशालकाय विमान वाहक पोत महज आसान शिकार बनकर रह जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? सीज फायर की बातचीत में ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से छेड़छाड़ हुई तो हॉर्मुज का दरवाजा पूरी दुनिया के लिए बंद हो सकता है। क्या ईरान ने ये गारंटी दी है या फिर ये धमकी है, ये भी सवाल है। लेकिन ईरान का यहाँ एक छत्र राज, शायद ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। लेकिन फिर सच ये भी है कि सामरिक नियंत्रण अब पूरी तरह यहाँ पर ईरान के पक्ष में झुक चुका है। इस युद्ध में जमकर बारूद बरसा। लेबनान में तो अब भी बरस रहा है, लेकिन ईरान ने जिस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल किया, इसे बिना बारूद वाला अपना ब्रह्मास्त्र बताया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन की गर्दन जिसके हाथ में है, उसे सुपर पावर भी ताकत के दम पर तोड़ नहीं पाया। इसीलिए जैसे ही दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ, ईरान के पड़ोसियों की जान में जान आई। टीवी पर ऐलान शुरू हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच हुई सीजफायर का सऊदी अरब स्वागत करता है। सऊदी अरब ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी प्रतिबंध के आने जाने के लिए खुला रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सऊदी अरब को उम्मीद है युद्ध विराम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापार और स्थायी तनाव मुक्त का अवसर मिलेगा और क्षेत्र में देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता का उल्लंघन करने वाले किसी भी हमले या नीतियों का अंत होगा। सऊदी से लेकर कुवैत हो या फिर कतर, बहरीन, ये सब वो मुल्क हैं
जिनकी गैस और तेल की सप्लाई लाइन वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, वही संकरा रास्ता जिस पर ईरान ने युद्ध के बाद से कंट्रोल किया हुआ था, और इसे खुलवाने के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया। बड़े बड़े वॉरशिप्स भेजे, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उनके वॉरशिप्स हमारी मिसाइलों की रेंज में हैं। जैसे ही कोई जहाज बिना ईरान की रजामंदी वहां से निकलने की कोशिश करता, जलते हुए जहाजों की तस्वीरें वायरल होने लगती। कतर कहने लगा था कि अब सिचुएशन ऐसी ही रही तो फिर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर इस टकराव को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इसे संभालना असंभव हो जाएगा। हम उस मोड़ के बेहद करीब हैं, इसलिए हम सभी पक्षों से आग्रह कर रहे हैं कि वो इस समस्या का समाधान निकालें। इस युद्ध को बेकाबू होने से पहले ही समाप्त करने का कोई रास्ता खोजें। इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ हारने वाले ही होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हॉर्मुज़ दुनिया की वो एनर्जी लाइफलाइन है जिनका बटन ईरान के पास है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 25% लिक्विड नेचुरल गैस गुजरता है। जब ईरान ने इसे बंद किया तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $126 प्रति बैरल के पार चली गई थी। अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए $100 के पार का तेल मतलब घरेलू महंगाई और मंदी का खतरा बढ़ने लगा। सोचिए, जिस जगह से रोजाना लाखों करोड़ का व्यापार होता है, कई देशों की एनर्जी सप्लाई होती हो, उसे लगातार ब्लॉक करने का मतलब होता है दुनिया में आर्थिक तबाही का बम फटना। इसीलिए भी शायद अमेरिका को सीज फायर की तरफ लौटना पड़ा, क्योंकि वो हॉर्मुज़ के करीब जाने का रिस्क फिलहाल लेता दिखाई नहीं दिया। हालांकि अमेरिका ये भी कहता है कि डील के लिए ईरान पहुंचा, हम नहीं। Iran is going to say a lot of things. A lot of people are going to say a lot of things, claim a lot of things. What has been agreed to, what's been stated, is the strait is open. Our military is watching. I'm sure their military is watching, but commerce will flow. And that's what you saw the markets react to, is that reality. अमेरिका इसी तरह का दावा पहले से कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज़ पर खाली हाथ ही रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से एक तरह का टोल वसूलने या अपनी शर्तों पर रास्ता देने की स्थिति में आ गया है, और इस तरह की बातें भी हुई कि वो ओमान के साथ रेवेन्यू शेयर करेगा, लेकिन ओमान ने इस प्रपोजल को नामंजूर कर दिया और हॉर्मुज़ के फ्री नेविगेशन पर जोर दिया। लेकिन ईरान के नेताओं और वहाँ के लीडरों की बातों से लग चुका था कि अब हॉर्मुज़ ईरान के लिए नए आर्थिक गलियारे का काम करेगा। Actually, this is on the hand of Iran. यह ईरान के हाथ में, और वही तय करेगा कि क्या करना है। इस युद्ध से पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला था। हॉर्मुज़ से गुजरने में किसी को कोई समस्या नहीं थी, सभी इससे खुश थे, और इस स्ट्रेट से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। संकट या संघर्ष नहीं हुआ था। लेकिन इस आक्रमण और इस युद्ध से हॉर्मुज़ स्ट्रेट सहित दुनिया में कई समस्या पैदा कर दी। हम आशा करते हैं कि ये युद्ध विराम जारी रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने सबक सीख लिया है। वो ईरान के खिलाफ फिर से ये युद्ध शुरू करने का इरादा नहीं करेंगे, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सभी को लाभ होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इस संकट के दौरान चीन और रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास करके संदेश भी दे दिया कि वो अकेला नहीं है। चीन की ऊर्जा जरूरतें भी इसी रास्ते से जुड़ी हैं। इसीलिए अमेरिका चाहकर भी ईरान पर अंतिम प्रहार नहीं कर सका। अमेरिका ने महसूस किया कि हॉर्मुज़ में युद्ध का मतलब है तेल की कीमतों का $150 से $200 के पार पहुंचना, जिसके संकेत ईरान ने पहले ही दे दिए थे। आपको ये बयान याद है ना? तो ये सोचकर आए थे कि हम 48 घंटे में ईरान पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जंग में फंस गए। उनके हथियार खत्म हो रहे हैं, उन्हें दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और फिर उन्होंने इतने लंबे युद्ध की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इससे तेल के दाम $80 प्रति बैरल से बढ़कर $110-120 प्रति बैरल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में ये दाम $150 प्रति बैरल भी हो सकते हैं। इसका मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ट्रंप को युद्ध जारी नहीं रखने देगी। अमेरिका कह रहा है कि ईरान हॉर्मुज़ में फ्री नेविगेशन और रास्ता देने को तैयार है, लेकिन तथ्य तो यही है कि ईरान ने हॉर्मुज़ को एक लीवर की तरह इस्तेमाल किया है। उसने साबित कर दिया कि एक महाशक्ति को हराने के लिए उसके बराबर की सेना नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक कमजोरी
यानी तेल और सप्लाई चेन पर कब्जा करना काफी है। यही वो हकीकत है जिसने मध्य पूर्व के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। एक हकीकत यह भी है कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध ने फ्यूचर वॉरफेयर की तस्वीर बदल कर रख दी है। आने वाले समय में किस तरीके से युद्ध लड़े जाएंगे इसका रास्ता दिखा दिया है। अब समय बड़े बड़े हथियार का नहीं बल्कि उन ड्रोन्स का है जिनकी कीमत बड़े बड़े हथियारों से कम है और मारक क्षमता ज्यादा है। अभी इस युद्ध में ईरान के एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को अपनी करोड़ों की मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात ये है कि अमेरिका में मिसाइल कम पड़ गई, लेकिन ईरान ने ऐलान कर दिया कि आने वाली लड़ाई के लिए वो तैयार है। उसके पास 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन हैं जिससे वो दुश्मनों पर हमला करेगा। लेकिन बात फिर इससे आगे की है। 14 दिन के सीज फायर के बीच सवाल है, क्या ईरान युद्ध दूसरे देशों के लिए सुपर पावर के खिलाफ जंग की टेम्पलेट बन गया है? क्या मैसेज ये गया है कि छोटे हथियार बड़े वार को बेकार कर सकते हैं? क्या मिसाइल और ड्रोन का कॉकटेल बड़ी बड़ी वॉरशिप्स पर भारी पड़ गया है? कचहरी में महायुद्ध के 40 दिन का अब लेखा जोखा। क्या किसी ने सोचा था कि 20 से 30 लाख रुपए का एक ड्रोन अमेरिका के 1 लाख करोड़ के वॉरशिप पर भारी पड़ेगा? क्या इस युद्ध की शुरुआत में किसी ने सोचा था कि अमेरिका को रोजाना 18,000 करोड़ रुपए इस युद्ध को लड़ने के लिए खर्च करने होंगे? क्या किसी थिंक टैंक ने शुरुआत में सोचा होगा कि ईरान अपनी छोटी मिसाइल और ड्रोन तकनीक से इस युद्ध में अमेरिका का बजट किस तरह बिगाड़ कर रख देगा? अमेरिका के 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। क्या कोई ये जानता था कि युद्ध में अरब देशों को करीब 200 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा? लेकिन ऐसा हुआ। इसीलिए ईरान में जश्न हो रहा है। ईरान का पूरा सिस्टम सीज फायर को जीत की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। महिलाएं हाथ में वेपन्स लेकर सड़कों पर निकलती दिखाई दी। ईरान के समर्थन में नारे लगे। मैसेज ये गया कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि ईरान के सामने अमेरिका झुक गया, ईरान की शर्तें मान ली गई। ईरान ने एक बड़ी जीत हासिल की और अमेरिका को अपनी 10 सूत्री योजना को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, जिसमें अमेरिका सैद्धांतिक रूप से गैर आक्रामकता, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का निरंतर नियंत्रण, संवर्धन की स्वीकृति, सभी प्रतिबंधों को हटाने, ईरान को मुआवजे का भुगतान करने, क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। सीज फायर को ईरान ने इस तरह पेश किया जैसे इसके बाद ईरान सुपर बॉस बन गया, पूरे इलाके का शहंशाह। ईरान की जीत के बाद प्रेस टीवी की मरियम अजार चेहर भावुक हो गईं और कहा कि अब ईरान को एक नई महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। That means the acceptance of Iran as a superpower, as a new and of course a moral superpower compared to everybody else, but they had said that you have to give up or we're going to bomb you. From that to, you know, that where we are today. To where we are today. ये सब इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इस जंग में अपनी करीब सारी पारंपरिक ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया। उसने बम वर्षक विमान से बारूद बरसाया, लेकिन ईरान का पहाड़ जैसा सीना चीर नहीं पाया। अमेरिका ने मिसाइलें दागी, लेकिन इरादे के इरादों को डिगा नहीं पाया। ईरान अब भी खड़ा है और दावा कर रहा है कि सीज फायर उसकी शर्तों पर हुआ, क्योंकि ईरान को लगता है कि उसने हथियारों के मैदान में सुपर पावर और उसके दोस्त इजराइल को शिकस्त दे दी। B-2 स्पिरिट बॉमर 18,000 करोड़ का विमान है। सोचिए, कई बार उड़ान भरी, खर्च बढ़ता गया। F-35 लाइटनिंग करीब 1,000 करोड़ का विमान, ईरान ने इसे घायल करने का दावा किया था। टोमाहॉक मिसाइल
$2.5 मिलियन प्रति मिसाइल यानी करीब 21 करोड़ की एक मिसाइल। जाने कितनी मिसाइलें दागी गई। थार इंटरसेप्टर सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत करीब 125 करोड़ रुपए है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में हजारों करोड़ की मिसाइल इस्तेमाल हुई। यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जैसे युद्धपोत की कीमत 1 लाख करोड़ है। दो वॉरशिप थे, फिर भी हॉर्मुज नहीं खुलवा पाए। As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. In last night's wave of more than 800 strikes, we finished completely destroying Iran's defense industrial base, a core pillar of our mission objective. What little they have left buried in bunkers is all they will have. अब बात ईरान अमेरिका युद्ध में ईस्टर्न ब्लॉक के साइलेंट गेम की। बात चीन और रूस की। एक्सपर्ट्स को लगता है कि पेंटागन के दावों के विपरीत अमेरिका आज भी जीत से कोसों दूर है, क्योंकि ये युद्ध बारूद से ज्यादा लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमिक बैकअप पर टिका है। जहां अमेरिका ने पिछले एक दशक में युद्धों पर $14 ट्रिलियन खर्च किए, वहीं चीन ने खुद को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। चीन का सपोर्ट केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि वित्तीय है। बीजिंग आज ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का करीब 90% तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्थाओं की लाइफलाइन बना हुआ है। वहीं रूस का सपोर्ट देखिए अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंज जैसा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान अपनी मिसाइल डिफेंस और जैमिंग तकनीक को बेटर टेस्टेड कर लिया, जिसे ईरान के साथ शेयर किया, और अब हॉर्मुज को ही ईरान का एटम बम बता दिया। ईरान युद्ध का अंत जो भी हो, लेकिन डेटा यह बता रहा है कि असली विनर वो नहीं जो ज्यादा बम गिरा रहा है, बल्कि वो है जिसने दुनिया की सप्लाई चेन पर कुंडली मार ली। This is not our भले ही ईरान में सीजफायर तो हो गया, लेकिन इस खूनी खेल में बाजी किसने मारी? क्या ये जीत हथियारों की है या फिर उस पर्दे के पीछे छिपे साइलेंट सुपर पावर्स की, जिन्होंने युद्ध की आग में रणनीति और कूटनीति से जीत हासिल की? इसी कड़ी में नंबर 1 पर नाम आता है रूस का। ये वही रूस है जिसके ऊपर पूरे पश्चिमी देशों ने पाबंदियों के जाल बुने थे, लेकिन ये वही पुतिन है जिन्होंने पश्चिम के तमाम जालों को ही सीढ़ी बना लिया। रूस ने ईरान युद्ध को एक ग्लोबल एनर्जी लॉन्ड्रिंग मशीन के तौर पर बदल दिया। इस युद्ध में पूरी दुनिया जीतती रही, प्रतिबंध लगते रहे, लेकिन हकीकत ये थी कि यूरोप की फैक्ट्रियों से लेकर एशिया के घरों तक जो बिजली दौड़ रही थी, उसका मालिक क्रेमलिन ही था। लोगों की कारों में जो तेल दौड़ रहा था, वो भी रूस ने ही सप्लाई किया, और घरों का चूल्हा भी रूस के भरोसे ही चला। इस युद्ध में रूस ने केवल हथियार नहीं बेचे, बल्कि उसने समय खरीदा। रूस ने दिखाया कि अगर आप दुनिया की पावर की नब्ज पकड़ सकते हैं, तो कोई भी पाबंदी आपको घुटनों पर नहीं ला सकती। रूस ने आपदा को एक बम्पर सेल में बदल दिया और जमकर मुनाफा कमाया। दरअसल रूस ने ये मुनाफा इसलिए कमाया क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद था और तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, और एशिया समेत दुनिया के कई मुल्क सीधे रूस के पास पहुंचे और रूस ने सबको तेल बेचा। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने युद्ध के शुरुआती 12 से 14 दिनों में ही करीब 50 से 55 हजार करोड़ रुपए की कमाई कर ली। करीब 14% का जंप आ गया। युद्ध से पहले कच्चे तेल का दाम $57 प्रति बैरल था और युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतें $110 से $120 प्रति बैरल तक पहुंची। हालांकि ईरान में लागू युद्ध विराम के पीछे अगर किसी का सबसे शातिर दिमाग माना जा रहा है तो वो है चीन। बीजिंग ने केवल शांति की बात नहीं की, बल्कि अपना आर्थिक साम्राज्य भी फैलाया। इस दौरान चीन ने ईरान से न केवल भारी मात्रा में तेल खरीदा,
बल्कि पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि ईरान से व्यापार चीनी मुद्रा में करें। चीन ने अमेरिका को दरकिनार कर मध्यस्थ की भूमिका निभाई और खुद को एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करने में सफलता भी हासिल कर ली। चीन कहता है कि वो एक साइलेंट सुपर पावर के रूप में उभरा है, क्योंकि ये मध्यस्थता जो हुई है उसके पीछे चीन का बहुत बड़ा रोल था। साफ तौर पे चीन जो है टर्की और पाकिस्तान मिलजुल कर मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसको हुआ है, जो साइलेंटली चीन को हुआ है, और चीन ने भी बड़े पैमाने पर ईरान से ऑयल खरीदा। लेकिन वास्तव में जब से लड़ाई शुरू हुई है चीन को वो ऑयल नहीं मिल रहा था। सिर्फ कुछ जहाज़ ही थे चीन की तरफ जो जा रहे थे। लेकिन और अब जहाँ तक ईरान का ताल्लुक था, ईरान कह रहा था कि मैं अभी से जो भी अपना ऑयल बेचूंगा वो युआन में बेचूंगा। इसके लिए चीन को भी कुछ फ़ायदा हुआ है। वहीं ईरान युद्ध ने यूरोप की रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत किया। यूरोप पर ट्रंप की नाटो को लेकर दी गई धमकियां इस बार बेअसर साबित हुई। यूरोपीय यूनियन ने साफ कर दिया कि वो सुरक्षा के लिए अब सिर्फ वॉशिंगटन के भरोसे नहीं है। ईयू ने साबित कर दिया कि ट्रंप हो या ना हो, नाटो का अस्तित्व और उसकी ताकत बरकरार रहेगी। यूरोप अब एक स्वतंत्र सुपर पावर बनने की राह पर निकल पड़ा है। यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पे कहा कि हम इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये लड़ाई अमेरिका की है या इसराइल की है, हमको इस लड़ाई से कुछ देना नहीं। जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है, नेटो ने साफ तौर पे कहा कि हम इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी प्रकार से, और बड़े पैमाने पे इस लड़ाई को उन्होंने कंडेम किया। ऐसे में वास्तव में मेरे मुताबिक जीत हुई है सैनिटी की, जीत हुई है शांति की, जीत हुई है इंसानियत की, और जीत हुई है बाकी तमाम देशों की जो सब प्रभावित है। जाहिर है ईरान में लागू हुआ सीज फायर केवल युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, जहां से ये माना जाने लगा है कि अब अमेरिका का एकाधिकार टूट रहा है और रूस, चीन, यूरोप का नया त्रिकोण उभर रहा है। अब देखना ये भी होगा कि ये शांति कितनी स्थायी है या फिर ये अगले बड़े आर्थिक युद्ध की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए कचहरी में इतना ही। खबरें आगे जारी रहेंगी, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।